नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए थे। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपके 15 सेट थे और उसमें से हम मैथ का सेक्शन के 9 वीडियो बना चुके हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड हो रही थी कि सर इसके आगे के वीडियो दीजिए। तो देखिए, आज हम इस वीडियो पे 10वां पार्ट लेकर आए हुए हैं। इसके बाद अभी हमारे 5 और बचेंगे, उनको भी हम जल्द पूरा करवा देंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए 26 नंबर है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अब इसको आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, लगाइए ईमानदारी से हमारे साथ, ठीक है ना, कि सही होता है कि नहीं होता। अब बाद में देखिए 25 में से आपको कमेंट भी करना है कि कितने सही होते हैं, ठीक है ना, तब तैयारी होगी। कमेंट करिए, अपनी तैयारी भी चेक करिए। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क जो है 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए। 28 मीटर व्यास, एक व्यास समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए वृत्त बना हुआ है, ये सेंटर होता है ना, ये व्यास होता है। अगर व्यास 28 है तो इसका मतलब त्रिज्या आधी होती है व्यास की, त्रिज्या हमारी 14 होगी। सिंपल सी बात है, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी। यहाँ पर 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया गया। वर्ग मीटर समझते हैं ना, वर्ग मीटर एरिया होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। वर्ग मीटर का ये वही बात है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आप जानते होंगे। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 22/7, नहीं भी बोला होता है तो 22/7 हम जानते ही हैं। रेडियस हमने बोला है कि 14 आई है, 14 गुणे 14 कर देंगे। 7 दूनी 14 होता है, ठीक है ना। अब 22 दूनी कितना होता है, 44 गुणे 14 कर देंगे, गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 14 चौको 56 होता है, 14 चौको 56, 56 5 कितना होता है, 161 होता है। यानी 616 वर्ग मीटर है ना। वर्ग मीटर आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। यहाँ तक आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर का 125 है तो 616 वर्ग मीटर कितना रुपया होगा। तो अब आपको क्या करना है, 616 में से 125 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, बस हो गया, है ना। गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 77,000। कितना आ जाएगा, 77,000। गुणा कर लीजिएगा। विकल्प नंबर डी। देखिए डी नंबर अगर आपका है ना सही, तो समझ जाइएगा आपने सवाल लगा लिया। यहाँ पर देखो 27 नंबर है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, कॉमा लगा दीजिएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो मासा है ज्ञात करिए। मासा समझते हैं ना, मासा क्या होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले इसके अगर हम फार्मूले बेस्ड अगर ब्रेक करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता है, ए प्लस बी होता है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है, ठीक है ना, ये होता है। इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब हम इसकी बारी आती है, तो इसको ऐसा करिए, फार्मूला मत खोलिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मत करिए। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए प्लस बी कितनी बार है, स्क्वायर लगाया ना, इसका मतलब ए प्लस बी हमारा कितनी बार है, 2 बार है। अब इसकी बारी आएगी तो आप कहेंगे इसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। अब तीनों में देखिए कॉमन कौन सा है, जो तीनों में कॉमन होगा वही मासा होता है। आप ए प्लस बी देख रहे हैं, ए प्लस बी देख रहे हैं, ए प्लस, यानी तीनों टर्म में आपका ए प्लस बी आ रहा है। इसका मतलब यहीं पर हमारा राइट आंसर पता चल गया। विकल्प नंबर क्या होगा, 27 नंबर का ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। जहाँ डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि x-1 और x+3 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड हैं तो क्रमशः ए और बी के मान क्या होंगे। अब देखिए इस सवाल को आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड है, ठीक है ना, गुणनखंड लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी गुणनखंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, तो x-1 x+3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस का एक्स आएगा, है ना, और फिर आएगा प्लस का 3x और माइनस का 3। अब थोड़ा इसको स्मार्ट तरीके से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर 3x में x माइनस होगा तो 2x बचेगा माइनस 3। इसको हमने स्मार्ट तरीके से लिख लिया और यही हमारे क्वेश्चन में दिया था एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, है ना। अब आपको तुलना करना, तुलना समझते हैं ना, x यानी a की वैल्यू यहाँ 2 हो गई और b की वैल्यू -3। 2 और -3 कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी, है ना। तो देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको लगा लेना था, सिंपल सवाल था। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है बहुलक निकालने का, है ना,
ये सवाल ऑप्शन कहीं दिए हैं क्या? ऑप्शन देखो ये दिए गए, ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये, ठीक है ना। देखिए बहुलक सवाल निकालने का जब इस तरीके से चार्ट बनता है ना, तो आधे लोग तो घबरा जाते हैं कि कैसे लगाएं, है ना, टेंशन में आ जाते हैं। जबकि हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएं, कई सारे सवाल करवा चुके हैं। बहुलक निकालने के लिए आपको कम से कम 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रट्टा मान लीजिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या पड़ती है? एक तो इनके बीच में जो गैपिंग है ना, गैपिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है, गैपिंग हो गई, ठीक है ना, जो गैपिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा यहाँ पर देखिए व्यक्तियों की संख्या दिया गया है, बहुलक वर्ग किस में आएगा सबसे ज़्यादा? देखिए किस में, एक ये है, 2 हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। तीसरा क्या ज़रूरत पड़ती है? तीसरी ज़रूरत पड़ती है इनका अंतर करेंगे, है ना, एक नंबर आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी, अगल बगल जो नंबर है, अगल बगल जो नंबर है इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जो बहुलक जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही, उसके अगल बगल के दोनों पड़ोसी को भी लेना है, ठीक है ना। 3 लोग इधर हो गए, 1 लोग इधर हो गए, 4 लोग हो गए। अब आप कहेंगे 5वां नंबर कौन सा होगा? तो 5वां नंबर कौन सा होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बहुलक आपका 70 था ना रेंज, इसमें जो आपकी यहाँ पर देखिए उच्च सीमा निम्न सीमा दिया गया है ना 40 से 50, तो इसमें जो आपकी निम्न सीमा है ना उसको लेना है, ठीक है ना, उसको लेना है। तो समझ गए कि जो भी आपका बहुलक बताएगा उसकी सामने निम्न सीमा उच्च सीमा 2 प्रकार की दिया होगा, तो उसमें आपको निम्न सीमा वाला लेना है। जो बहुलक होगा फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो तो लेना ही है, उसके अगल बगल पड़ोसी को भी ले चलना है। 3 1 4 इनके बीच में जो गैप है ना वो, तो कुल मिला के आपको 5 चीज़ें आपको पहले से आपको सेट कर लेना है। अब आपको लगाना कैसे? देखिए कोई फार्मूला नहीं बताएंगे, ना ही आपको रटना है, बस ये चीज़ें आप कॉन्सेप्चुअल समझ लीजिए कि जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, बारंबारता होगी वो लेना है, उसके मिनिमम जो सीमा होगी उसको लेना है, उच्च सीमा 50 है, निम्न सीमा 40 है। इनके अगल बगल पड़ोसी को लेना है, और जो गैपिंग है 10-10 का गैपिंग है सभी में वो लेना है। 5 चीज़ें हो गई। अब ये कैसे सेट करना है? सबसे पहले आएगा कि जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 70 है ना, इसके निम्न सीमा को लिखना। निम्न सीमा कितनी है? 40। ऐसे लिख लीजिए, लिख लेंगे 40, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखेंगे निम्न सीमा को, ठीक है ना, सबसे जो कम है। इसके बाद क्या करना है? ये जो 70 लिखा है ना, 70 में से जो है इसको पहले लेफ्ट साइड को माइनस करना है। लेफ्ट आपका ये और राइट आपका ये, तो 70 में से 38 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 70 में से 38 माइनस करेंगे 32 आएगा। 70 में से आपको 38 क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है? यहाँ लेफ्ट राइट दोनों को माइनस करना है, फिर जोड़ देना है। तो पहले करेंगे 70 में 38 माइनस, 70 में से 38 माइनस करेंगे जो इसके बटे में आएगा, तो 70 में 38 तो किया था, अभी 32 आया है। ये तो हमने लेफ्ट किया है। देखिए ऊपर जो लिखते हैं केवल लेफ्ट साइड का माइनस करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी आपकी बारंबारता दी होती है 70, तो 70 में 38 किया, ये लेफ्ट साइड यानी जो ऊपर लिखा था वो केवल लेफ्ट है। लेकिन नीचे वाले में लेफ्ट और राइट दोनों आएगा। 70 में से 38 घटाया 32 आया, 70 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में 2 गया 8, और 6 में 4 गया 2, 28 आएगा। अब आपको 28 लिख लेना है, दोनों को जोड़ देना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोनों क्या करना है? जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों को डिफरेंस लेके जोड़ देना है, ऊपर हमारा सिर्फ लेफ्ट वाला माइनस करना है। अब पहले लिखना कहाँ से स्टार्टिंग है? पहले निम्न सीमा हो गई ना। अब 4 चीज़ें तो आपकी कंप्लीट हो गई। ये वाला बचा जो गैपिंग है ना, जो गैपिंग है ना, इसको अलग से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10 से। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपके इतने बटे में है, याद रखिएगा। ये 40 अलग है, 40 अलग है, ठीक है ना। अब आपको इसको और स्मार्ट तरीके से लिख लेते हैं। 40 प्लस 32 बटे, ये जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। अब गुणे में यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, 10 से कम 10, 10 छक्का 60 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और यहाँ पर भाग देंगे, 6 पंच 30 होता है, दशमलव आएगा, है ना, 2 आएगा, 20 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, यानी 45.3। 45.3 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए, कोई फार्मूला बताया? कुछ नहीं। आप लॉजिकल तरीके से ये पढ़ लेंगे ना तो आपका याद हो जाएगा। अब 45.33 क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर बताइए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, सभी को पता है समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है। समकोण त्रिभुज के जो कर्ण की लंबाई है ना, कर्ण आपका ये वाला होता है, ये कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है, और ये आपका आधार होता है। अब ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज के जो कर्ण की लंबाई है सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। अब छोटी इनमें कौन सी है हमको ये नहीं पता है ना,
तीसरी भुजा सबसे छोटी, छोटी लंबा मान लो चाहे आधार मान लो, कोई इनमें से एक मानना ही पड़ेगा। चलो हम आधार को मान ले रहे हैं। सबसे छोटी भुजा हमने एक्स मान लिया है ना, सबसे छोटी भुजा क्या कर लिया हमने, एक्स मान लिया। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। समकोण त्रिभुज के जो कर्ण की लंबाई है सबसे छोटी भुजा के दुगने से 2 कम है, इसका दुगुना करिए और 2 कम कर दीजिए। सिंपल है ना। यहाँ पर छोटी भुजा हमने आधार को एज्यूम कर लिया और इसका दुगुना करके 2 घटा दिया, यही आपका कर्ण बोला है। अब आगे लिखा हुआ यदि तीसरी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, इसका मतलब लंब बचा है और ये 2 मीटर अधिक है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बताइए। अब इसको अगर ऑप्शन से लगा लेंगे तो जल्दी लग जाएगा, है ना, ऑप्शन से लगा लेंगे तो जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, बाकी सवाल भी तो कर ही सकते हैं। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर, ये तो आपके पास मेथड है ही बेसिक। देखिए कर्ण अगर हम मान लो पहला ऑप्शन ले लेते हैं 10, है ना, तो ये हमने मान लिया कर्ण कितना 2x माइनस 10 है ना। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 10 है, ये कर्ण लिखा भी था यहाँ पे। यहाँ हमने अगर 10 माना है तो 2x बराबर कितना आएगा, 10 2 12, तो x बराबर 6 है ना। तो इसका मतलब अगर ये 10 लिया है तो ये जो x हमारा है ना, x हमारा कितना रहना चाहिए, 6। अगर ये 6 है दोस्तों तो ये वाली भुजा लंब वाली 8 होगी। क्या 6 8 10 से कोई क्या पाइथागोरस होता है, ट्रिपलेट होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है, 6 8 10 तो ट्रिपलेट होता है, बस विकल्प नंबर है। तो आप देख रहे हैं ना, आपका समय भी बच जाएगा और इस तरीके से तेज़ी से कर लेंगे। अब जो भी ऑप्शन आपका सेट होगा फटाफट कर लेंगे। बाकी बेसिक मेथड है ही, कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स आप निकाल के फिर एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा 2x माइनस 2 में, तो आपका कर्ण निकल आएगा। वो तरीका आपके पास है, लेकिन स्मार्ट तरीके से लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप तेज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर आपसे पूछा गया है, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वस्तु 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए सवाल अच्छा सवाल है, इसको देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए होता क्या है ना, सवाल को समझना। सवाल समझ गए तो फिर आपका सवाल लग गया, ठीक है ना। सवाल को मेन होता है समझना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12.5% की हानि पर बेचा, है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है 22.5%। हमने बोला है ना, जब लाभ हानि दिया हो, अधिक दिया हो, तो सबसे पहले लाभ और हानि है ना अपोजिट है, अपोजिट हमेशा जुड़ता है। तो 22.5 और 12.5 जोड़िए पहले कितना होगा, तो आप कहेंगे 12.5 22.5 तो जानते ही होंगे 56 होता है। कितना होता है, 56%। और यही क्वेश्चन में दिया है 56 रुपये अधिक है, यानी 56 के बराबर। अब हमने कहा कि ये बताइए, ये तो आपने निकाल लिया, ठीक है ना। प्रश्न में पूछा क्या गया 25% का लाभ, तो पहले हम ऐसा करते हैं क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 100% कितना होगा, है ना, 100% कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, 12.5 और 25 का अंतर, यानी दोनों को जोड़ दिया, 5 5 10, 2 2 4 1 5, और यहाँ पर 5 1 6 2 3, सारी सही तो भाई 22.5, एक सेकेंड 22.5 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 56 नहीं आएगा ना। तभी हम कहें मिस्टेक क्यों हो रहा है। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो 12.5 और 22.5 जोड़ेंगे तो 35 होगा। पता नहीं 56 कैसे हमने लिख दिया था, 35% आएगा, यही बराबर दिया गया 56 का, है ना। तो अब हम पहले क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है 125% का लाभ। अब 100% निकालना बेवकूफ़ी है ना, सीधे आपको 125% निकालना है बस। 100% निकालोगे फिर निकालोगे क्या मतलब है, जब सीधे उसने लाभ दे ही दिया है तो सीधे 125 निकालिए, बस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 56/35 125 से गुणा होगा, ठीक है ना। आज गलतियाँ क्यों हो रही हैं, देखो 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 25, 7 8 56, 25 8 सभी को पता है, नहीं पता है तो जानकारी रखिएगा। 25 8 200 होता है। 25 का टेबल पढ़ेंगे ना, 8 बार में 200 आएगा। 200 रुपये क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल सवाल था। अब देखिए सवाल हमारे सामने आ गया है ग्राफ का, है ना। ग्राफ आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देखिए। लिखा हुआ वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की कुल संख्या 50,000 है, ठीक है। पीली एवं लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम थी, है ना। पीली लाल बाइक्स, देखो पीली लाल बोला है, और यहाँ पर आपका दिया गया है 2009 में भारत में ये सब प्रकार के रंग हैं, ब्लू ग्रीन, इस तरीके से आपको चार्ट बना हुआ है, दिख भी रहा होगा। सबसे पहले हम मुद्दे पे आते हैं। सवाल में पूछा क्या गया, पीली एवं लाल बाइक्स, लाल, है ना। तो पीली और लाल, ठीक है ना। तो हम पहले ऐसी बात ऐसा करते हैं, पीली और लाल को देखते हैं। पीली और लाल हमारा है कहाँ, पीली कहाँ लिखा, पीली येलो माने होता है, येलो माने यानी 10%, पीली हो गया।
लाल देखिए भाई साहब, लाल कहाँ पे, लाल लाल कहाँ है, लाल कहाँ, रेड माने लाल होता है ना, ये अगल ही बगल लिखे, अच्छा ठीक है। 20 10 30 होता है ना, तो पहले हम निकाल लेते हैं 50,000 का, 50,000 का निकाल लेते हैं 30%, है ना, 30% निकाल लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/15 और यहाँ पर 15,000, 15,000 आएगा, है ना। चलिए 15,000 हमारा हो गया। ये तो पीले और लाल रंग की कुल बिक्री हो गई, कुल बिक्री हो गई। यहाँ पर पीला भी है, और कौन सा है, पीला यानी येलो लिख देते हैं, और लाल यानी रेड, है ना। ये टोटल निकाल लिया। अब सफ़ेद की बात हो रही, सफ़ेद देखो ये भी पड़ोस में ही लिखे हैं 25%, है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं 50,000 का 25% कितना होगा, तो 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा, है ना। 25% कैसे निकालते हैं, 25/100 ऐसे लिखेंगे ना, 25%, 0 0 काट लीजिए और गुणा कर लेंगे, 25 पंचे 125 यानी 12,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,500। अब आप ही बताइए, 15,000 हैं इसके पास, 12,500 है, कितना अधिक है। आप सीधी सी बात है, कितना अधिक है, 2500 अधिक है, बस 2500। विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना सिंपल सवाल था, हमने देख लिया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको बताना है, जो 27 18, देखो ये तो सिंपल सवाल है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, देखो 27 से भी कटना चाहिए, 18 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए, है ना। तो समस्या ये है हमारे पास कि देखो 27 से कटने का मतलब है वो नंबर 100% 9 से तो कटेगा ही। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाइए, कहाँ पे 9 से कटेगा, देखो 9 7 16, भाई साहब जोड़ने पे तो 16, ये तो कटेगा ही नहीं। 9 7 16 2 18, हाँ ये तो कट सकता है। और देख लीजिए 9 7 16 1 17, ये भी नहीं कटेंगे। 9 7 16 3 19, ये भी नहीं कटेंगे। देख रहे हैं ना, आपका सवाल मात्र 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, पेपर में लगा लेंगे। अगर बेसिक से लगाने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो गया, 9,720। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन सार लिया करिए। अगर आप बेसिक से लगाने का इतना ही शौक है तो पहले 27 18 15 12 का एलसीएम निकालिएगा, 540 आएगा। इसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999, भाग दीजिएगा, जितना इसका शेष फल आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा ही, वो शेष फल इसमें घटा दीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका बेसिक मेथड होता है, ठीक है ना। इसको भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना, उसको 9,999 घटा देंगे ना तो 9,720 ही आएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। 34 नंबर देखिए, ये तो थ्योरेटिकल सवाल है। आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वो विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हों, तथा 2 आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान, ये छोड़, ये बहुत कितनी बार हमने करवाया होगा, है ना, बहुत बार करवाया। आयत चित्र होता है, जो आयत चित्र में गैपिंग नहीं होती, इस तरीके से यही तो होता है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा, थ्योरेटिकल सवाल था। 35 नंबर देखो कहाँ भागे जा रहे थे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो जाते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात, उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो बोला गया है 20% जो हैं अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो ऐसा करो, यहाँ तो 20% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इसको भी उत्तीर्ण में बना लो। तो यहाँ पर आप कहेंगे तो 80%, है ना। 20% अगर दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तो 80% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। अब हमने बताया ना कि जब भी एक विषय दिया और दूसरा विषय दिया, दोनों में कॉमन दिया हो, तो सबसे पहले सिंगल विषय वालों को जोड़ देंगे। 75 60 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 135 आएगा, और जो 80 आया ना, इसी को इसमें घटा दीजिएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर 13 में हट गया, 5 है ना, बस हो गया। मतलब आप देख रहे हैं ना, सवाल में कुछ भी नहीं दम था, है ना। इस तरीके से लगाते हैं। सिंगल सब्जेक्ट, फिर सिंगल सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, जो दोनों में कॉमन हो तो उसको हमेशा माइनस कर दीजिएगा, आपका निकाल आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तीर्ण है तो यहाँ भी हमें उत्तीर्ण चाहिए होगा, ये विषय ध्यान रखिएगा। जोड़े मत चले जाइएगा, जो पता चले उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण क्या पूछ रहा है, बस जोड़े ही चले जा रहे हैं। 200 400 के बीच, देखो बच्चों वाला सवाल है। 200 और 400 नहीं, बच्चों वाला नहीं, अच्छा सवाल है। 200 और 400 भी ऐसी कितनी समस्त संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, उनका योग पूछा गया, योग पूछा है। सवाल अच्छा नहीं है, मतलब और अच्छा हो गया सवाल। देखिए कैसे लगाएंगे, इस सवाल में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो मेहनत करते हैं। तो पहले देखिए, आपको 200 से लेकर 400 के बीच हमको संख्याएं तो पता होनी चाहिए ना, कि कितनी ऐसी संख्या हैं, ठीक है ना, और उनका योग पूछा गया। देखो बहुत मेहनत करवा रहा है इसमें। पहले तो आपको संख्याएं मालूम होनी चाहिए कौन कौन सी होंगी, है ना। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से कटना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं लॉजिक भी होगा। आपका सवाल ऐसा नहीं है बनाया जाता है, तो फिर कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता ही है। देखिए 7 से आपको पहले 200 के जस्ट बाद देखिए, 200 तो हमारा 7 से नहीं कटेगा, 201, इसमें बहुत जल्दी नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ऐड करवा रहा है ना। तो 201 चेक करिए, 201 हमारा 7 से नहीं कटेगा। 202 चेक करिए, नहीं कटेगा। 203 हमारा 7 से कट जाएगा। देखिए 7
दूनी 14 होता है और 7 नहीं 63 होता है। पहला नंबर हमको पता चल गया ना। अब लास्ट नंबर देखिए, लास्ट में 400 तो 7 से नहीं कटेगा, 399 कट जाएगा, है ना। 7 पन्ना 35, 7 से 49, यानी हमें शुरुआत का नंबर मालूम हो गया ना और लास्ट का मालूम हो गया। बीच में कितने नंबर हैं, अब इसमें सभी नंबर 7-7 के गैपिंग में होंगे, है ना। सभी नंबर क्या होंगे, 7-7 के गैपिंग में होंगे। जैसे 203 हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा, 200 आपका 10 हो जाएगा, है ना, 217 हो जाएगा। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 399 तक लिखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम फिल आपका हो जाएगा। यहाँ तक आपको पता चल गया, इस तरीके से नंबर आपके चलते रहेंगे। बस हमको यहाँ पर क्या है, योग निकालना है। तो योग का फार्मूला आप जानते हैं ना, समांतर श्रेणी बना रहा है। जब भी गैपिंग बराबर होती है तो वहाँ पर हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बनता है, और इसका फार्मूला होता है n/2 a + l होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है, जिसमें से जो पहला पद आपका होता है ये a होता है और ये अंतिम पद होता है l। लेकिन समस्या आ रही है कि n हम कैसे पता करें, है ना। हमारे पास समस्या सिर्फ n की है, a और l तो क्वेश्चन में चलो डायरेक्ट हमको मालूम चल जाता है, n हमको निकालना है। तो n निकालने का तरीका क्या होता है, देखो n निकालने का तरीका क्या होता है, n निकालने का तरीका होता है l-a/d + 1, ये होता है। देखो इसको फार्मूले बेस में आपको पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ये फार्मूला हम कैसे याद करेंगे, l-a/d। देखिए फार्मूला हमने लिख दिया है सिर्फ आपको समझाने लिए, बाकी आप फार्मूला के अकॉर्डिंग मत चलिए, ऐसे समझिए। जब भी कभी n निकालना हो, है ना, गैपिंग आपको पता ही होगी, 7-7 नंबर की वो डिफरेंस होता है जो गैपिंग होती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लास्ट वाले नंबर में से आपको ध्यान रखना, फार्मूले पे मत ध्यान दीजिए, आखिरी वाले नंबर में से पहले जो शुरू का नंबर है ना उसको आप माइनस कर दीजिएगा, है ना। तो 399 में जब 203 माइनस करेंगे ना तो 9 में 3 गया कितना आएगा, 9 में 3 गया 6 आया, और 9 में 0 गया तो 9 आया, और 3 में 2 गया 196। अब आपको क्या करना है, जो इनमें बीच में गैपिंग है ना जिससे विभाज्य बोलेगा वही गैपिंग होती है, आपको 7 से क्या करना है, भाग कर देना है। तो 7 दूनी 14 और 5 आएगा, 7 दूनी 14 और 5 आएगा, 7 × 8 = 56, है ना। अब इसके बाद एक लास्ट में जोड़ना भी है तो एक जोड़ देंगे, यानी आप कह सकते हैं n की जो वैल्यू हमारी होगी 29 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी, 29। आपने n निकाल लिया ना, बस हमारा काम हो गया, 29/2। समस्या सिर्फ यहाँ पर n की थी और कुछ नहीं। a हमको पता ही था 203 है, और l हमको पता है 399। देखो कितना बड़ा सवाल था, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल था, कुछ नहीं था। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। सॉल्व करके इसका आंसर जो आएगा आप घर में कर लीजिएगा, 8729 आएगा, है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, सी। ऐसे आपको लगाना था, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर, अभी हमने बताया था, ये तो बहुत सिंपल है, गलत नहीं होना चाहिए। परिसर होता है, रेंज, है ना, जो आपके अभी बता रहे थे मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, वही रेंज होता है, परिसर होता है। 38 नंबर देखिए पूछा गया है, एक आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल है 480 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई जो है ना 12 सेंटीमीटर है, सीट का परिमाप क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए आयताकार जो आपकी सीट है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर क्षेत्रफल दिया है चौड़ाई, तो हमें लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई x मान लेते हैं और चौड़ाई 12 दिया ही है, और यही क्षेत्रफल दिया है 480। तो आप कहेंगे 12 × 4 = 48, यानी x हमारा क्या है, लंबाई एक तरीके से लेंथ है, और यही हमको पता चल गई 40 है। परिमाप सभी को पता है 2l + b होता है, l + b होता है ना। तो 2 लंबाई हमको पहले ही क्वेश्चन में यहाँ लंबाई तो निकाल ही लिया है, 40 है, और चौड़ाई पहले से दिया था 12। 40-12 जोड़ेंगे तो 52 होगा। 52 का डबल क्या होता है, 52 का डबल सभी को पता है 104 होता है ना। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 39 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है, चलो ठीक है, और इन तीनों की जो सम्मिलित जो प्रतिमाह है वो कितना है, 74,700 है, ठीक है। तो पूछा गया सी की आय कितनी होगी, देखो कैसे लगाएंगे, देखो इस सवाल को देखिए कैसे लगाएंगे, अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी लिख लेना इस तरीके से, ए यहाँ बी और सी। ए की जो मासिक आय है बी की मासिक आय से 20% अधिक है, बी की मासिक आय, अब बी की जो है सी की आय से, है ना। तो सबसे पहले सी को मानिए, 100 है, और जो बी की आय है ना, सी की आय का 30% है, 30% समझते हैं ना, इसकी आय का 30% है। अब इसमें बहुत लोग क्या 130 कर देते हैं, वो गलत कर देते हैं। इसमें बोला है ना 100, यानी सी की आय का 30% है, 30% समझते हैं। अगर 30% अधिक कहता तब 130 होता है, याद रखिएगा। तो बी की हमको पता चल गई कितनी है, 30 है। बी की आय सी की आय का 30%, और आगे लिखा हुआ है ए की जो मासिक आय है बी की आय से 20% अधिक है, इससे 20% अधिक, यानी पहले उसका 30 है और 20% निकालेंगे तो 1/5 होगा, 5 6 का 30, यानी 6 और अधिक है, यानी 36 है। इस तरीके से आपको लिखना था, है ना।
चलो ये इतना आप लिख लेंगे, और चाहो तो थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। 2 से काट लो, यहाँ 18 आ जाएगा, इसको काटेंगे 15 आएगा, और यहाँ पर काटेंगे 50 आएगा। अब तो कटने वाला है नहीं। अब इन सब को क्या करना है, जोड़ लेना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सम्मिलित आय कितना है, 74,700 है। तो इन सब को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। जोड़ लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 5 13, 8 5 13 होता है, ठीक है ना। 5 1 6 1 7 7 1 8, 83 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 83 आएगा। और यहीं पर 83 टोटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 74 और 700 दिया गया है, ठीक है ना। 83 बराबर इतना दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए किससे कटेगा ये, 8 9 72, 9 3 27, 9 8 72, ये 9 बार कट जाएगा, है ना। 9 बार और डबल जीरो आपका आ जाएगा, है ना। 9। अब पूछा क्या गया है, सी कितना है, यहाँ पर देखिए सी आपको 50 निकालना है, तो 50 बराबर निकालना है। ये 900 है ना, तो 900 में ही आपका 50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो 5 ना 45, 45 के बाद 3 जीरो, यानी विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा इसका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, सवाल को अच्छे से देखते हैं तभी आपको लग पाएगा। लिखा हुआ है निम्न तालिका में 3 वर्षों में CO2 का जो उत्सर्जन है मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2015 16 17 इस तरीके से लिखा गया है। चलो उससे कोई मतलब नहीं है। 16 और 17 के बीच, 16 आपका ये है और 17 आपके ये बीच है ना, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो ऐसे सवालों को आप नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा लेंगे, सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। देखो कितनी वृद्धि, 110 से अब हमारे पास 150 हो गए ना, कितनी वृद्धि हो रही, 40 बटे में क्या आएगा, 110 इंटू 100, बस हो गया। देख रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल सवाल था। ये तो कुछ पॉइंट में जाएगा, यानी 400 बटे कितना हो जाएगा, 11, भाग दे लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 36.36%, विकल्प नंबर बी। यहाँ पर देखते हैं एक सवाल हमारे पास चतुर्भुज का आ गया है। चलिए लगाइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD जो है 40 सेंटीमीटर है। सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंबों की जो लंबाइयाँ हैं 16 और 12 हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखिए सबसे पहले एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज किसी भी टाइप का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और BD दिया गया है, BD पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ दिया गया है। हमने मान लिया एक चतुर्भुज हमारे सामने इस तरीके से बना हुआ है, किसी भी प्रकार से बना सकते हो, है ना, चतुर्भुज है। और यहाँ पर ABCD है, ABCD नाम दे देते हैं, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है और D है ना, किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। चतुर्भुज यानी 4 साइडें होनी चाहिए, आयत वर्ग रोम्बस कुछ भी हो सकता है ना, हमको ये नहीं पता, बस ये हमने किसी भी प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर BD बोला है, कितना है BD, ये BD समझ रहे हैं ना, ये विकर्ण होता है। और ये क्वेश्चन में 40 दिया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सम्मुख से BD पर खींचे गए लंब, BD पर समझ रहे हैं ना, यहाँ पर एक लंब इससे पहले खींचा हमने ऐसे 90 डिग्री का, तो ये जो लंब है ना इसकी लंबाई दिया गया 16 है। और दूसरा हमने यहाँ पर खींचा है, यहाँ पर एक यहाँ से खींचा है, ठीक है ना, यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पर जो लंब इसका खींचेंगे ना उसकी लंबाई कितनी, 12 है ना। बस देखिए कैसे लगाएंगे, ये आपको पता है 40 है और इसकी हाइट मान लीजिए, ये हाइट का काम करेगा। तो एक तरीके से 2 त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक ये बनेगा, है ना। तो पहले वाले त्रिभुज के एरिया निकालेंगे, तो आपने एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार तो आपका 40 ही रहेगा और इसके लिए ऊंचाई आपकी 16 हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा 320, कितना आ जाएगा 320। अब इस वाले ट्रंगल का निकालेंगे ना, तो वही कॉन्सेप्ट है, 1/2 आधार, आधार 40 रहेगा, ऊंचाई आपकी 12 हो जाएगी, यहाँ पर आपका 20 आएगा यानी 240, है ना। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस आंसर आपका आ जाएगा 560, कितना आएगा 560, विकल्प नंबर क्या होगा, C नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। देखिए चतुर्भुज का कोई एरिया का फार्मूला नहीं होता, याद रखिएगा। चतुर्भुज के हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, टाइप, वर्ग, आयत, ये सब उनके टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, माइनस लगा हुआ है, सिंपल है, 7 छंग 42, 7 और 6, है ना। तो यहाँ पर तो सवाल में कोई खास दम ही नहीं है ना। 7 में से 6 घटाएंगे यानी माइनस में रहेगा क्या, 7 रहे नहीं, माइनस नहीं, 7 प्लस में रहेगा, माइनस में 6 रहेगा, बस ये हो गया, सिंपल सवाल था। इसको फैक्टर करेंगे ना, यही चीज़ आपकी आएगी। विकल्प नंबर क्या होगा, C नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये सवाल है, आपसे पूछा क्या गया है। देखिए लिखा हुआ है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या में परसेंटेज वृद्धि सबसे अधिक है। देखो तुलना करना है, कंपेयर करना समझते हैं ना। पहले ऑप्शन को पकड़िए, 2001, और यहाँ पर देखिए 2001 को लेंगे ना, इसके पहले आपका ये, तो क्या किस में अधिक है ना, ये पूछा गया। देखो यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 70 है, 60 से 70 पहुँच रहे हैं ना,
कितना अधिक है आप तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ पर कितना अधिक है, 10 अधिक है, 10/60 इंटू 100 कर देंगे। इसको निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 16.66% आएगा। ऑप्शन नंबर 1981 लेंगे, 81 है, इसके पहले वाला ये है ना, तो ये वाला कितना है 40 है, और ये वाला कितना है 50। 40 से 50 पहुँच रहे हैं ना, 10 बढ़ रहा है, बटे में 40 आएगा इंटू 100। ये तो आपका आ गया 25%। कितना आ गया 25। अब देखते रहिएगा किस में अधिक आ रहा है, जिसमें अधिक आएगा वही आपका सही होगा। 1961 बोला है, ये कितना है 10 है, और ये कितना है 30। 10 से 30 हो रहा है, कितने वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे 20 की, बटे में 10 आएगा इंटू 100। कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ रहा है, 200% है ना, 200%, यही कुछ ज़्यादा आ रहा है। और तो देख लीजिए, चेक कर लेते हैं क्या है, ये तो सब ज़्यादा है। 1961 में देख लेते हैं, 61 कहाँ पे है, 1961 तो हो चुका है। अच्छा 1961 निकाल दिया क्या, अच्छा 1971 रह गया। 1971 देख लेते हैं, 1971 आपका ये है, और ये 30 से 40 पहुँच रहा है ना, तो 10 यहाँ पे बढ़ेगा और 10 बटे ये भी कम ही आएगा है ना, सब ज़्यादा 1961 पे जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना था। देखिए यहाँ पर बहुलक पूछा गया, बच्चों वाला सवाल है, बहुलक पूछा गया है। सब ज़्यादा इसकी देखिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वही बहुलक होगा। फ्रिक्वेंसी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 35 35 35 है ना, 3 बार आया, बस हो गया। सिंपल सवाल था। जिसकी जो नंबर सब ज़्यादा बार आया होगा वही उसका क्या होता है, मोड होता है, बहुलक होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर क्या होगा, है ना। देखिए कैसे लगाएंगे, देखो इस टाइप के सवालों को हमने बताया है, कई बार बताया है, फिर से बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों में आपको डिफरेंस ले लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 और 16 में अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 8 और 16 में अंतर लेंगे तो 8 का परसेंट आएगा, है ना, क्योंकि लाभ लाभ का अंतर हमेशा माइनस होता है, और यही 3 के बराबर दिया गया। आपसे 100% पूछ रहा है, तो 3/8 गुणे 100 कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 300/8। और 300/8 का मतलब क्या होता है, 300/8 आएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे करिए, ये तो एक तरीका, ये तो आपके पास है ही, ठीक है ना। एक तरीका और होता है, उसको देखिए कैसे करते हैं। ये तो इससे मत करिए आप, है ना, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए और आपको आसान तरीका बताते हैं। देखो ये सब विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा जा रहा है ना, तो देखिए 8% लाभ बोला है, तो आप इन्हीं दोनों को जोड़ लिया करिए, बाकी सब चक्कर में मत पड़िए। और शॉर्टकट बता दे रहे हैं, 108 लिख लीजिए, 100 में जोड़ देंगे और इसको जोड़ेंगे 116 आएगा। इतना आप तो कर ही सकते हैं ना, बस हो गया। जब भी विक्रय मूल्य का रेशियो पूछे और विक्रय मूल्य में ही वृद्धि दे दे, आपको डायरेक्ट ऐसे लिख लेना है। अब इसको आप काट सकते हैं, किससे काटेंगे, 4 से काट लीजिए। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, है ना। 27 और 29 आ गया, बस 27 29 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर है। इससे सिंपल नहीं हो सकता है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका, इस तरीके लगा लेंगे ना तो आपका सवाल लग जाएगा, गलत भी नहीं होगा। देखिए 46 नंबर आपसे पूछा गया है, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% कमी की गई तो साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, है ना। तो ये तो सिंपल है, 20% कमी, 20% की वृद्धि, एक वृद्धि एक कमी, वैल्यू भी हमारी सेम है 20%, तो सीधे x²/100% की हमेशा क्या होती है, कमी होती है, हमने कई बार बताया है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400/100, यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी, है ना। बस सिंपल सवाल था। विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आपको ऐसे ही लगाना होता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसे 10 15 20 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। देखिए 10 15 और 25 से बोल रहा है, 20 25 से, तो सबसे पहले हम 10 15 20 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो 300 आएगा, और जितना बोला है ना कि शेष बचता है, 3 जोड़ दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 303। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 सही 55/56 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को हमने कई बार बताया है कि जब भी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग दे देना तो उसको हमेशा ऑप्शन से लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। ऑप्शन से देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए ऑप्शन से कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम पहला ही विकल्प ले लेते हैं, 1 सही 15/22, ठीक है ना। कोई भी विकल्प ले लीजिए, पहला ले लीजिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है ना। चलो यहाँ पर पहला ले लो या इसको ले लो, इसको ले लो, छोटा नंबर है ना, ये वाला कुछ सही लग रहा है क्योंकि ये नंबर 6 से कटना भी चाहिए, 22 3 66, इसी को ले लो, बी को ले लो। तो देखो 1 सही 5/6 का मतलब होता है 6 कम 6 6 5 11, 11/6 होता है,
और इसका व्युत्क्रम लेंगे ना तो आपका 6/11 आ जाएगा, ठीक है ना। 11/6, 6/11, बस हो गया। देखिए 11×6 66 भी आ रहा है, तो 100% यही वाला विकल्प आपका सेट हो जाएगा। यही हम इसीलिए बोल रहे थे कि बी वाले को ले लीजिए, क्योंकि 11/6 6, इस तरीके से आप लॉजिक सोच सकते हैं। फालतू में ए वाला ले रहे थे, है ना। इसी को देख लीजिए, यहाँ पर 11/6 पे 11×6 का मल्टीप्लाई भी तो 66 होना चाहिए ना। ये तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, अगर गुणा करने पे 66 आ गया, वही विकल्प आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बस सिंपल था। अब आपको कुछ करना ही नहीं। यहाँ पर एलसीएम 66 आएगा, यहाँ पर 121 आएगा प्लस का 36, इसको जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 6 1 7 और 3 2 5, 157/66। और ये भी तो हमारा वही लिखा है, 66 दूनी 132 होता है, 25 जोड़ेंगे 57 आएगा। यानी विकल्प नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 49 नंबर आपसे पूछ रहा है कि धातु के एक टुकड़े का जो क्षेत्रफल है कितना होगा, जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में, जिसका आधार 20 है और ऊंचाई 5.4 मीटर है ना। देखिए सवाल को कैसे लगाना है। देखो यहाँ पर धातु के एक टुकड़े का जो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज के रूप में है, ठीक है, जिसका आधार 20 है और ऊंचाई कितनी दी गई है ये। तो सबसे पहले देखो समांतर चतुर्भुज का आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। देखिए इसमें 1/2 नहीं होता, याद रखिएगा। जब भी हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। बहुत सारे लोग इसमें 1/2 लगा देते हैं, 1/2 इसमें नहीं होता, सिर्फ आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार दिया गया है 20 और ऊंचाई दिया गया है 5.4, बस सीधे आपको मल्टीप्लाई करना था, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 108। विकल्प नंबर आएगा यहाँ पर 1/108 स्क्वायर मीटर। विकल्प नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है ये, 25 प्रश्न थे हमारे 26 नंबर से। और यहाँ पर आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके सही होते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इतना है, और इसके विकर्ण की लंबाई, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा गया है। देखिए समचतुर्भुज पूछा है, पहले समचतुर्भुज इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज है, इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 24 है, और दूसरे इसकी भुजा पूछी गई है, ठीक है ना। चलो ऐसा करते हैं, ये तो एक विकर्ण मान लेते हैं D1 दिया गया है, दूसरा विकर्ण हम निकाल लेते हैं ना। दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं तो समचतुर्भुज का एरिया हमने पढ़ा ही होगा। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2 होता है, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। एरिया 216 दिया है, 1/2 लिखेंगे। पहला विकर्ण आपका 24 है, D2 हमें निकालना है। यहाँ से काटेंगे 12 आएगा, यहाँ से काटेंगे 12 1 कम 12, और यहाँ पर आएगा 9 12 8 96, है ना। यानी ये आपका 18 आ गया। ये टोटल कितनी आ गई, 18। तो 18 देखिए आ गई ना, ये 18 हो गई। और इसके 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये 18 हो गई। तो इसका मतलब ये वाली इतनी साइड विकर्ण क्या होते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं। टोटल 18 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये वाली 9 हो जाएगी। और ये टोटल कितनी थी, ये थी आपकी 24, यानी ये आपकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये 12 है, ये 9 है, तो ये आपको निकालना है ना, कर्ण, जिसे आप कर्ण कहते हैं। तो 12 और 9 निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 144 और 81 जोड़ेंगे 225 आएगा। इसका रूट भी लेंगे तो आपका आ जाएगा 15, है ना। तो इसकी जो भुजा है कितनी आ गई, 15। बस सिंपल था, इस तरीके से आपको लगाना था। तो उम्मीद है इस समझ में आपको आ गया होगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो लोग वीडियो देखते हैं, आपके लिए इतनी क्लास के लिए मेहनत की जाती है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते। लाइक शेयर बिना कहे कर दिया करिए, है ना। डेली हम आपसे कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप लोग बिना कहे लाइक शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आप देखिए किसी चीज़ को अगर आपको मिल रहा है, फ्री ऑफ कास्ट है, तो इतना तो आपका भी दायित्व बनता है, फ़र्ज बनता है। तो इसको ज़रूर करिए, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं। ज़्यादा से लोग वीडियो को शेयर करिए, देखें। और किसी भी तरह में डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने सही होते हैं वो भी बताइएगा। वीडियो देखने दोस्तों सभी के बार फिर से धन्यवाद।